नमस्कार दोस्तों। आज अपन अपना नया टॉपिक है मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ का राठौड़ वंश। इससे पहले अपन ने गुइल वंश कंप्लीट कर लिया है, जो कि पिछली ही क्लास में अपना पूर्ण हुआ है। आज अपना दूसरा, पहला हो गया गुइल वंश मेवाड़ का, और अब मारवाड़ का राठौड़ वंश, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th की राजस्थान हिस्ट्री वाले जो बुक है उसके लेसन नंबर 1 का पार्ट है। ठीक है। लेसन नंबर 1 अपने आप में बहुत बड़ा है। और जो मारवा मेवाड़ का गुइल वंश है वो राजस्थान हिस्ट्री का लगभग 1/3 है। लगभग 1/3। अब मतलब टू 2/3 हिस्ट्री ही बाकी बची है, 1/3 हो गई है गुइल वंश होते ही। अब मारवाड़ का राठौड़ वंश शुरू करते हैं, जिसमें शुरू करते हैं जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी कौन सा होगा? ये वाला। ये वाला जो दक्षिणी पश्चिमी, जिसमें उदयपुर आ जाता है, राजसमंद, चित्तौड़, ये वाले गुहिलों का शासन था। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित था। वागड़ प्रांत कौन सा था? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। वागड़ तो ये था, और जो वांगड़ था, वांगड़, वो शेखावाटी वाला प्रांत है। शेखावाटी वाला। वांगड़ और वागड़ की अपन जब प्राचीन नाम देखेंगे तो वहां से और अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये स्थापित हुआ। उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों की के राज्य भी स्थापित हुए। अब उत्तरी ये होगा यार, पश्चिमी होगा, कहने का मतलब बीकानेर, जोधपुर, इधर जो है उत्तरी पश्चिमी भाग, यहाँ पे राठौड़ है। ठीक है। तो राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। वैसे तो राजपूतों का ही उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है, लेकिन अपन ने राजपूतों की उत्पत्ति वाले चैप्टर में देखा था कि राजपूतों की उत्पत्ति ऑल ओवर, मतलब विदेशियों की संतान मानते हुए अपन ने आगे बढ़ा था। उसी प्रकार राठौड़ों की फिर राजपूत तो कंबाइंड हो गए, जिसमें राजपूतों में गोहिल भी आ गए, राठौड़ भी आ गए, चौहान भी आ गए। अब जब अलग अलग देखते हैं अपन, भाई अपन ने गुहिलों की उत्पत्ति देख ली, अब अपन राठौड़ों की देखेंगे, फिर चौहानों की देखेंगे। तो गुहिलों की उत्पत्ति में तो अपन ने देख ही लिया, 3-4 मत थे। अब राठौड़ों की उत्पत्ति है, तो राठौड़ों की उत्पत्ति में विभिन्न ताम्र पत्रों, शिलालेखों में, प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए। सेम वही है, किसी भी मतलब प्राचीन चीज की उत्पत्ति को लेकर विवादास्पद होना मतलब आवश्यक ही हो जाता है, क्योंकि उस टाइम के रिटर्न तथ्य तो मिलते नहीं है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की संतान है। हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप प्रहलाद जब अपन पढ़ते हैं तब हिरण्यकश्यप का जिक्र आता है, जिसका वध मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य ने किया था। उसको ये वरदान प्राप्त था कि मतलब वो कभी भी ना तो दिन में मर सकेगा, ना रात में, ना कमरे के अंदर मर सकेगा, ना बाहर। तो वो एक कमरे की दहलीज में एक भगवान विष्णु ने जब एक अर्ध मतलब पशु का रूप धारण करके उनका वध किया था, तो उनकी संतान माना गया है। जोधपुर राज्य की खात में इन्हें राजा विश्वतमान की संतान होना। अब यही देख लो, पहले हिरण्यकश्यप की संतान हो गया, अब विश्वतमान की संतान मान लिया इसको। विश्वतमान के पुत्र वृद्धबल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इसे सूर्यवंशी बताया है। देखते जाओ आप, क्योंकि ये जो है ना, इसी से आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब जब आप कछवा पढ़ोगे ना, तो वहां पे यहाँ तो सूर्यवंशी आएगा, वहां चंद्रवंशी आएगा इसकी जगह। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि चंद्रवंशी कौन था। और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया है। नैन्सी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। अब जब चौहान पढ़ोगे, जब भी कन्नौज का जिक्र आएगा, जब जयचंद पृथ्वीराज का मौसेरा भाई था, तो वहां भी कन्नौज का गढ़वाल शासक था जयचंद, तो वहां भी कन्नौज आएगा। तो आपको कंफ्यूज मिक्सअप नहीं करना है, अलग अलग याद रखना है। और कर्नल टोंट ने भी राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इसे सूर्यवंशी बताया। तो अपने को मोटा मोटी याद रखनी है, दयालदास और कर्नल टोंट का सेम स्टेटमेंट है। दयालदास हो तो आपको सूर्यवंशी पर ज्यादा प्राथमिकता रखनी है, कि राठौड़ के साथ सूर्यवंशी लगा के चलना, जिस तरह अपन कछवाओं के साथ चंद्रवंशी लेते हैं। अब अपन आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत एक राय नहीं है। भाई एक राय तो जब होता है जब सारे ही एक बात बोल देते हैं। अब कोई हिरण्यकश्यप की बता रहा है, कोई विश्ववर्धमान के पुत्र वृद्धबल का बता रहा है, कोई सूर्यवंशी बता रहा है, कोई इसको कन्नौज की शाखा से बता रहे हैं। किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्र कुशों से अवश्य संबंधित मानते हैं।
इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है, वो जो मैंने बता दिया अभी, जोधपुर और बीकानेर के। और अपन अभी इसको अलग अलग भी पढ़ेंगे। अभी आपको पता चल रहा होगा कि मारवाड़, मारवाड़ जोधपुर बीकानेर को कंबाइंड कहते हैं। जब अपन स्टार्ट करेंगे तो जोधपुर से शुरू करेंगे, फिर राव बीका बीकानेर को बसा कर फिर उस तरह से अपन देख लेंगे, और राव जोधा ने जोधपुर बसाया, तो ये इन्होंने अलग अलग ब्रांचेज बन जाएंगे फिर आगे चल के। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष, अब मूल पुरुष का जहां जिक्र आता है तो आपको बिल्कुल गोहिल वंश में चला जाना चाहिए कि गोहिलों का मूल पुरुष गुआदित्य या गोहिल था। तो वैसे ही जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष रावसिया था, जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद का वंशज माना जाता है। तो जयचंद जो था ने वो 1192-93 में था, जब संयोगिता वाला जो प्रकरण आएगा ना पृथ्वीराज तृतीय का, जब अपन पढ़ेंगे, जब अपन उसमें पढ़ेंगे तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ, तो उस टाइम अपने को इस चीज का जिक्र आएगा वहां पे जयचंद का। तो जब जयचंद वहां पढ़े तब आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि ये कन्नौज के राठौड़ों से संबंधित भी था। सिंह केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम कहाँ हो गई, उत्तर पश्चिम यही तो होगी भाई, ये उत्तर है ये पश्चिम है, यहाँ गई। इसने राव सिंह ने अपना छोटा सा एक राज्य स्थापित किया। अब सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर इसको व्यवस्थित नहीं कर पाया। अब अपना पहला शासक देखते हैं मैन, जिसका नाम है राव चुंडा। अब राजस्थान हिस्ट्री में कंफ्यूजिंग जगह जगह आएगी। अब यहाँ पे राव चुंडा आ गया, मेवाड़ इतिहास को जब अपन डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, जब अपन मुक्कल के समकक्ष पढ़ेंगे ना, तो वहां पे कुंवर चुंडा का जिक्र किया था। कुंवर चुंडा जो कि राजस्थान का भीष्म पितामह कहा गया था, और मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास में बताया भी था। तो ये राव चूड़ा है और वो कुंवर चूड़ा है, समझ रहे हो। ये कंवारा रह गया था, इसने पितामह रह गया ना भीष्म पितामह, तो इसने शादी वादी नहीं की थी, ये बाकायदा शासक था, इसके आगे के वंशज में मिलेंगे। ठीक है, अपने साहस और कूटनीति से रावचुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर एक जोधपुर की ब्रांच थी, और मंडोर को ही राठौड़ों को राजधानी बनाया गया। अब जब राजधानियों का जिक्र आ जाता तो अपने मेवाड़ में 4-5 राजधानियां पड़ी हैं, वैसे ही यहाँ पे भी अनेक राजधानियां बनेंगी, अब देखते जाना। मंडोर को राजधानी बना लिया, और मंडोर पर अधिकार करने के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों जैसे खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कौर ने चांद बावड़ी बनवाई। अब इसमें अपने को ये नहीं पता कि भाई इंपॉर्टेंट याद क्या करना है, छोड़ना क्या है। तो अपन देख लेते हैं कि एक तो ये मंडोर को राजधानी बनाई, बिल्कुल याद करनी है। फिर आगे ये कुछ नहीं याद करना कि इसने खाटूर इस पे अधिकार किया, कोई जरूरत नहीं है। आगे अपने को सीधा देखना कि पत्नी चांद कौर ने चांद बावड़ी जोधपुर में बनवाई। दो बातें इसमें याद करने लायक हैं। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो दो बातें ये लिख लो, और दो बात लिखने लायक जगह खाली छोड़ दो, काफी है फिर, इससे ज्यादा नहीं है। कि जब अपन बाटी पढ़ेंगे, जैसलमेर में जाएंगे, तो अपन पुंगल और ये सारी चीजें आएंगी, वहां पे अपन देख लेंगे कि भाटियों का क्या रोल था जैसलमेर के शासन में, और वो सारी चीजें। अब दूसरा था राव रणमल। राव रणमल के बारे में थोड़ा सा जिक्र अपन, वहां जब अपन ने मोक्कल वगैरह पढ़ा था, ये एक्चुअली मोक्कल के मामा जी थे जब हंसाबाई का वो, क्योंकि ये बाद का जो चल रहा है ना, समझ रहे हो, तो ये बाद का वो है, मेवाड़ से बाद का काम है ये। मेवाड़ में तो पहले ही हो गई थी स्थापना, यहाँ 1394 में राव चूड़ा आ रहा है, और जब तक वहां तो 1200 मतलब 1250 के समथिंग शासनकाल प्रारंभ हो गया था। राव रणमल, रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। अब इसके बाद में कोई वंशज आया कि नहीं आया, वो चीजें अपने को ज्यादा दिमाग में नहीं लेना, और अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया, जो अपन ने मेवाड़ इतिहास में पढ़ चुके हैं। यह विवाह रणमल ने इस शर्त पर किया कि हंसाबाई का पुत्र इलाका का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे, बता रहा था ना मैं, मुक्कल का मामा है, कि मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ में प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। अब रणमल में क्या याद रखना है, रणमल में मुख्य रूप से बस दो ही बात याद रखनी है। पहली तो ये कि रणमल जो था ना, ये इसने अपनी बहन का विवाह किया, क्योंकि इसका यहाँ इतना हस्तक्षेप था नहीं, यहाँ इसका इतना हस्तक्षेप नहीं था मारवाड़ में। इसने मेवाड़ में अपना इंटरफेयर काफी किया। एक तो हंसाबाई का विवाह किया, इसमें भी देख लो, एक तो हंसाबाई का विवाह लाखा से किया,
वो एक भांजा इसका मुगल था। अब जब ये चीजें है ना आपको रिकॉल होनी चाहिए, क्योंकि आप मेवाड़ इतिहास पढ़ चुके हो। अगर आप मेवाड़ नहीं पढ़ा होता तो आपको रिकॉल होने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन अभी आपने जब इसको हंसावाई को और मुक्कल को सबको पढ़ लिया तो आपके पिक्चर बिल्कुल मैप बन जाना चाहिए कि आपने रणमल का वहां पे क्या क्या रणमल ने काम किया था। अब जब जैसे कि बारमली का जिक्र अपन फिर भी देखेंगे, जब जोधा पढ़ेंगे तो भी देख लेंगे, क्योंकि ये पहले प्रेमिका रणमल की थी, फिर जोधा पे इसका लगाव अधिक था, इस तरह से। अब जब राव जोधा, ये इसी का वंशज था, इसका तो क्या वंशज था, अब आप इसको राजा मानने की भूल मत करना, क्योंकि राव चूड़ा बना। अब राव रणमल एक औपचारिक शासक बना। राव रणमल का कभी भी मारवाड़ से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई थी। अब सीधा राव जोधा बना। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था, क्योंकि इसने तो अपना जीवन काल लगभग लगभग मेवाड़ में बिताया, तो इसकी कनेक्टिविटी बनती भी कैसे। 1438 में मेवाड़ चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद, चित्तौड़ में बारमली के सहयोग से हत्या हो गई थी, होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर को जीतने में सफल रहा। मंडोर को राजधानी बना दी थी चुंडा ने, ये देखो यहाँ पे बना दी थी। अब जैसे ही हिस्ट्री को सबसे इजी तरीका है याद रखने का, पीछे वाली चीजें आप भूलो मत, बस जो पढ़ लिया वो याद रखो, और जैसे ही नया वो नाम, पहले आया हुआ नाम फिर से रिपीट होता है तो वहां पे आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, फिर हिस्ट्री आप समझना बिल्कुल प्रॉपर से। अब जैसे मंडोर आया तो मंडोर आते ही आपको मंडोर राजधानी प्लस रावचूड़ा, इतनी बातें आपको याद आनी चाहिए। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। सुलह कहाँ, मतलब यहाँ तक तो रणमल के टाइम में तो रिश्तेदारी थी, लेकिन जब रणमल ने एक अटपटी सी शर्त रख के अपने भांजे को शासक बना दिया मेवाड़ का, तो उसके बाद में थोड़ी सी तनातनी आ गई, मतलब संबंधों में खिंचाव पैदा हो गया। तो उसको सुधारने के लिए राव जोधा ने मेवाड़ी राजकुमार रायमल से अपनी पुत्री का विवाह किया और 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाया। समझ रहे हो, 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाया। अब जब अपन ने उदयपुर भी बसाया था, किसी ने, उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। जब भी मैंने वहां रिकॉल किया था कि 1559 में उदयपुर बसाया गया था, और वो 1459 में वहां भी मैंने बताया था कि राव जोधा जब 1459 में जाएगा तो जोधपुर बसाएगा। इस तरह आपको जो बसासत वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो आपको अलग ही डायग्रामेटिक रूप से लिख के याद करने हैं, और अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बदल चुकी है, पहले मंडोर थी अब उदयपुर आ गई। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। जोधपुर दुर्ग का दूसरा नाम है मेहरानगढ़। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बिल्कुल भी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा और राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। अब जब गौरी शंकर हीराचंद ओझा जब नाम आपके आता है ना, तो इसने राजपूतों से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित कौन सा कथन बताया था, वो चीजें आपको यहीं के यहीं याद आनी चाहिए। जब तो हो आप सही, अदरवाइज आप लेग कर रहे हो, आपको फिर से रिवीजन की जरूरत है। अब जब अपना अगला शासक आता है राव मालदेव। अपने आप में राव मालदेव इंपॉर्टेंट शासक था। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया, इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्वेश्चन आ लिया राजस्थान कंपटीशन में कि खानवा की युद्ध में राठौड़ी सेना की तरफ से भाग लेने वाला शासक, हाँ राव मालदेव ने जब भाग लिया था ना, जब इसका शासक ये नहीं था, इसका शासक इसके पिताजी थे राव गंगा। अब यहाँ पर आप इसको सीक्वेंस वाइज मत समझ लेना, इसमें शासक बीच में छूट छूट के हैं, क्योंकि 10th लेवल का अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें जरूरी नहीं कि सीक्वेंस वाइज वंश वृक्ष बनाते हुए पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट शासक जो अपने एग्जाम ऑफ ओरिएंटेड क्वेश्चनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ा जा रहा है। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पराक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। राणा विक्रमादित्य समझ रहे हो कौन है, मेवाड़ का राणा विक्रमादित्य जिसकी हत्या बनवीर ने की। और इसने इसमें बहादुर शाह पे आक्रमण के टाइम में हुमायूं को राखी भी भेजी थी, कर्मावती ने। हुमायूं की पत्नी जो कर्मावती थी ना, सॉरी हुमायूं की पत्नी नहीं, ये इसकी विक्रमादित्य की माता जी थी कर्मावती, उसने राखी भेजी थी, उस इसी युद्ध में भेजी थी। ठीक है, बहादुर शाह के आक्रमण के टाइम में जब हुमायूं आ नहीं पाया था और ये हार गया था। 1537 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया।
उमादे का इतिहास में अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अब वैसे तो उमादे के बारे में क्वेश्चन यही आता है कि रूठी रानी के नाम से किस रानी को जाना जाता है, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है रूठी रानी के नाम से संबोधित उमादे के पिताजी का संबंध किस रियासत से था, तो वहां पे राव लूणकरण आएगा, जैसलमेर। भाई राव लूणकरण जी थे जैसलमेर के। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाते हैं। अब जब अजमेर के तारागढ़ नाम आता है ना, तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि राजस्थान में तारागढ़ कितने हैं। भाई अजमेर में तारागढ़ है और बूंदी में भी तारागढ़ है, समझ रहे हो। मालदेव ने मेवाड़ के वीरमदेव और बीकानेर के रावजैसे पर आक्रमण कर इनके राज्यों पर अधिकार कर लिया 1542 ईस्वी में। वीरमदेव व रावजैसी मेड़ता नागौर, समझ रहे हो। मेड़ता नागौर, ये तो चीजें आपको पता ही होगी, इतना तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको जो छोटे स्थान है उनके बारे में तो आइडिया होगा ही। वीरमदेव राजर्षि शेरशाह के चरण में चले गए। 1539-40 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। उधर मुगल जो सत्ता थी ना वो भी डगमगा रही थी, क्योंकि हुमायूं जो था वो एक कितना कुशल शासक नहीं था। उस शेरशाह एक सेनापति था उसका, और उसी ने उसको अपदस्थ कर उसने राज्य हथिया लिया था। तो उस टाइम हुमायूं भी ऐसे ही भटक ही रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना पड़ा। इस युद्ध को अपन बोलते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। आगे जिक्र भी आ जाएगा गिरी सुमेल का युद्ध। अपन राजस्थान इतिहास में अपने आप में महत्वपूर्ण युद्ध है। शेरशाह की दुर्दशा ने मालदेव और उनके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर सेनापतियों जैता और कुंपा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया। वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। जब लगातार 5 कंपटीशनों की अपन बात करें तो 3 में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये कथन किस युद्ध में किसने कहा? या तो ये आ जाता है, या ये पूछ लेते हैं कि गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ, या ये पूछ लेते हैं कि गिरी सुमेल युद्ध किन किन के मध्य हुआ। इस तरह से कोई न कोई क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से बन के निकलता है। अब शेरशाह की मृत्यु 1545 में बारूद फटने की वजह से हुई थी। के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, कोटड़ा, जालोर, मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी में मालदेव की भी मृत्यु हो गई। अब अगला अगला और महत्वपूर्ण शासक है राव चंद्रसेन, जो कि अपने आप में राठौड़ों का महत्वपूर्ण शासक है। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र से अप्रसन्न हो उसे राज्य से निर्वासित कर दिया, और अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बना। अंततः जो तीसरे नंबर का पुत्र था चंद्रसेन, उसको उत्तराधिकारी बना, जो तीसरे नंबर का था। चंद्रसेन को अपने बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। भाई जो तीसरे नंबर पे फर्स्ट वाले को स्किप किया, सेकंड को स्किप किया, थर्ड वाले को जब बनाया, तो नो डाउट इनका तो विरोध होना लाजमी है। और जब 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया, अकबर ने हुसैन कुली खां, जो कि अकबर का सेनापति था, की नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया और चंद्रसेन जंगलों की ओर चला गया। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। अपने आप में इम्पोर्टेंट तिथि है कि अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया, क्योंकि कुछ भी जो भी राजस्थान से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं अकबर के, तो वो 1570 से ही बनते हैं, क्योंकि लगभग लगभग जो गणनाएं हुई थी ना कि किस शासक को किस तरह से पराजित करना, वो सारा ही मतलब निर्णय 1570 के नागौर दरबार में लिया गया था। दौरान ये हो गया नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन जोधपुर की प्राप्ति की आशा से नागौर दरबार में गया, लेकिन वहां पे अपने भाई राम और उदय सिंह को झुकाव देखकर नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता ही चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को
जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। अब जैसे राय सिंह आ गया, ऊपर रायमल आया था, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ये सेम सेम जब नाम है, रायमल मेवाड़ का था और ये राठौड़ों का ही था, बीकानेर के राय सिंह। ठीक है ना। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो बादराजून, जो कि जालोर में पड़ता है, में रहकर मुगलों की फौजों का सामना किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वह वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी मार्ग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सुजार, देवीदास और चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यहाँ यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में भर्ती कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ ना सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद और वहां से कानूजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट प्रारंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ये जो प्रश्न है ना, ये एक एग्जाम में आया था अभी पीछे एलडीसी में, तो इस प्रश्न का भी एक पैराग्राफ कंप्लीट करके डिस्कस करते हैं। ऐसी स्थिति में मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से संघर्ष करता रहा और 1581 में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वनाथ रेवू एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप की, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों पर भटकने के बाद में मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अब इसमें चंद्रसेन में ये मारवाड़ का प्रताप, प्रताप अग्रगामी, ये प्रश्न आजकल नहीं आते। इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि किस शासक ने में किस शासक ने अपने शासन के अंतिम समय में मारवाड़ी सेना से कर वसूल किए। तो ये यहाँ पे लूट खसोट प्रारंभ कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि अकबर की प्रताड़ना से पराजित होकर मतलब आर्थिक संकट की वजह से मारवाड़ के लोगों से अत्यधिक कर वसूले और इससे मारवाड़ की जनता चंद्रसेन से अप्रसन्न हो गई, क्योंकि हर सैन्य संचालन के लिए मुख्य रूप से धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट था पूरे करियर का ही चंद्रसेन का। तो ये क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में, क्योंकि चंद्रसेन को अपन हर मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं कि ये तो एक पॉजिटिव शासक था, जबकि इसने भी एक अपने करियर में गलती कर दी थी। अब अपना अगला शासक है मोटा राजा उदय सिंह। 1581 से 83 के बीच मारवाड़ खालसा बना, जो कि इंपॉर्टेंट है। मार खालसा बनने का अर्थ है कि ये सीधा अकबर के अधीन चला गया था। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को, उदय सिंह कौन सा है ये चंद्रसेन का बड़ा वाला भाई, को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। ये चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका नाम जगत गोसाई था, का विवाह जहांगीर से कर दिया, जिससे खुर्रम पैदा हुआ। खुर्रम कौन था? शाहजहां था खुर्रम। ये बातें आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए। एक तो उधर से जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जागीर, शाहजहां, ये वो सीक्वेंस, वो वंश वृक्ष जो है ना, वो कन्फर्म आपको क्लियर रहना चाहिए। और इधर से जो भी कुछ चल रहा है, जब अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया, अब जब मेवाड़ आमेर पढ़ेंगे तो आमेर का फिर मुगलों से मतलब वैवाहिक संबंध वगैरह वो सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है। तो यहाँ से आपको जगत गोसाई याद रखना है कि जोधाबाई जो थी ना, ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिसका 1587 में जहांगीर से विवाह हुआ था। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो ये आपको लिखनी है। नोट्सों में क्या किस चीज मतलब सेंटेंस को जगह देनी है, किसको नहीं देनी है, ये बात अगर आपके समझ में आ गई ना, तो आप ये समझ लेना आपकी 40% तैयारी हो गई। अब अगला शासक है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था, आउट ऑफ स्टेट। उसके पिता गज सिंह के सर्ववास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के दरबार के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टिका दिया गया और खिल्लत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया।
इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। समझ रहे हो, जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 ईस्वी में से आगरा का प्रबंध सौंपा गया एवं 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। ये बात आपको एक कंटेंट वेस्ट हिसाब से आपको याद रखनी है। उत्तराधिकार युद्ध अपन जब भी मुगलों का संबंध पढ़ेंगे ना राजपूतों से, तब फिर देख लेंगे कि कब, अब ये यहाँ से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन देखेंगे तो यही आएगा कि जसवंत सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया, तो इसने औरंगजेब के विरुद्ध था, दारा के पक्ष में, जबकि दारा तो हार गया था। अंतिम रूप से तो औरंगजेब ही शासक बना था, लेकिन बाद में ये औरंगजेब के फेवर में आ गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी रानी ने, उदयपुरी रानी ने उसके द्वार नहीं खोले थे। अब जो उत्तराधिकारी युद्ध में हार के आया था ना, और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध में विजयी लौटते हैं या वहां मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने पर जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर ध्रुव के दरबार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा के उस श्यामल दास ने मान्यता दी है। जो वीर विनोद के रचयिता जो थे श्यामल दास, उन्होंने इसको ऑथेंटिक प्रूव किया है। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजवा के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। जय सिंह जो था ना, जय सिंह ये आमेर का शासक था। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह के मराठे के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए भेजा, परंतु शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं उसे 28 नवंबर 1678 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूर मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मूणोत नैनसी उसका मंत्री था। नैनसी ख्यात व मारवाड़ परगना विगत नामक 2 ग्रंथ लिखे। अब नैनसी के ग्रंथ याद कर लो इस पैराग्राफ में। आपको क्या करना है कि मुख्य रूप से हर पैराग्राफ में ये देखना है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या कुछ है। अब इसमें ये देख लो कि नैनसी के क्या थी, एक तो नैनसी के ख्यात है और एक मारवाड़ परगना विगत, जिसको राजस्थान का गजीटियर भी बोलते हैं। ठीक है, ये है। और बाकी अपन ने देख ही लिया है पूरा का पूरा कि किस तरह इनका मनमुटाव ठीक हुआ, और ये इसमें से कोई क्वेश्चन निकल नहीं रहा है। और ये ऊपर अपन ने ये पक्ष का विपक्ष का पूरा देख ही लिया। इस तरह से अपना राजस्थान का जो ये मारवाड़ का जोधपुर के राठौड़ थे, स्पेशली जोधपुर के राठौड़ थे, उनका इतिहास जो है वो कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में अपन देखेंगे बीकानेर के राठौड़। समझ रहे हो, ये दोनों ब्रांचेज ही थी। जो बीकानेर के राठौड़ राव बीका, उधर से ही नई सहायक शाखा से बन के निकल के आएंगे। धन्यवाद।